Hello viewers, welcome to our channel Vaigyanika Science is Life. Till now on this channel you have seen the videos related to physics only, but today here we present our first video of biology for class 10th on the topic life process. And in this video we are going to particularly cover the topic nutrition. So before starting the topic, I would like to say that if you have not yet liked or subscribed the channel, then please like and subscribe and share with your friends. So starting the topic life process. What is life process? Life process होता क्या है? Do you think that when we are not working or while sleeping, then our body also stops working? क्या हम सो रहे होते हैं या कोई काम नहीं कर रहे होते तो क्या हमारी बॉडी भी काम करना बंद कर देती है? No, it's not like that ना. There are some functions in the body which are continuously working. कुछ ऐसे functions होते हैं बॉडी में जो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, चाहे हम काम कर रहे हों या ना कर रहे हों. ईदर वी वर्क और नॉट, बट दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूस एंड दे आर कॉल्ड मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे कि जब हम सो रहे होते हैं तो हम सांस लेना तो बंद नहीं करते हैं, तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है. ब्लड जो है कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है, हार्ट पंप करता रहता है. एक्सक्रीशन का जो काम है वो कंटिन्यूसली होता रहता है. खाना हम भले ही दिन में 3-4 बार खाएं, लेकिन जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है और कंटिन्यूसली होता रहता है. एंड दीज आर द फंक्शंस विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव. ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर. जब वो कोई काम नहीं भी कर रहे हों तो भी जो फंक्शंस चलते रहते हैं वो किस में आते हैं? लाइफ प्रोसेस में आते हैं. नाउ कमिंग टू न्यूट्रिशन. अब आप लोग को पता ही होगा कि हमें कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है. जब हम कोई काम करते हैं, थक जाते हैं, तो हमें भूख लगती है, हमें खाना खाना होता है. तो द एनर्जी विच वी यूटिलाइज इन डूइंग एनी वर्क, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दैट एनर्जी? हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं. और वो खाना कहाँ से खाते हैं? कोई कहीं बाहर से खाते हैं ना. तो वी नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेज नीडेड इन द बॉडी. एंड दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल इज़ द फूड वी ईट. ये एनर्जी का सोर्स क्या होता है? फूड वी ईट. और हम जो ये बाहर से जो मटेरियल लेते हैं किस लिए चाहिए होते हैं? हमको ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए. सो द मोड फ्रॉम विच वी टेक फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. हम किस मोड से खाना लेते हैं और वो कैसे जाके हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. एंड बेस्ड ऑन द मोड, न्यूट्रिशन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज: ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड. ऐसे न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी जो होती है अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं अपने फूड के लिए. एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स. आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में दैट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड वाया फोटोसिंथेसिस. दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, they take water from the roots and they prepare their own food. But in heterotrophic nutrition, the organisms are dependent on other organism for their food. heterotrophic nutrition में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि सम फंजाई. जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, हमारी बॉडी अपना फूड खुद नहीं बना सकती है, खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती है. तो हम लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए? अदर प्लांट्स पे, एनिमल्स पे. अगर नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो हम लोग अदर एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं. तो
as I have already told you that autotrophic nutrition, it is the process by which autotrophs take in substances from outside and convert them into stored forms of energy. अब हमने बात की प्लांट्स की. प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, ग्रीन प्लांट्स. लेकिन वो सिंथेसिस के लिए जो उन्हें सब्सटेंसेस चाहिए होती हैं वो तो उन्हें बाहर से ही चाहिए होती हैं ना, वो तो बाहर से लेते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन दैट ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड. जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 बाहर से लेते हैं, H2O बाहर से लेते हैं, एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फिर उसको अपने फूड के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लेते हैं. अगेन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस. कीमोसिंथेसिस आपको नहीं पढ़ना है. फोटो वो होता है जो यूज़ ऑफ लाइट करते हैं फॉर देयर सिंथेसिस. कीमो मीन्स केमिकल, वो केमिकल से अपना जो फूड है वो बनाते हैं. कीमोसिंथेसिस में कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, वो आपको नहीं पढ़ने, आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है. नाउ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट, synthesis means to put. The use of light to prepare the food comes under photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants convert light energy to chemical energy by water and carbon dioxide. क्या होता है photosynthesis में? Plants take carbon dioxide from air through the stomata. They take water from the grounds or through their roots. Then in the presence of sunlight and chlorophyll, they convert them into their food. आपको इस इक्वेशन में दिख रहा होगा 6 moles of CO2 plus 6 moles of H2O. CO2 is carbon dioxide, H2O is water, and in presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll green plants में present होता है in their chloroplast. It is a pigment. In the presence of sunlight and chlorophyll, the carbon dioxide and water molecule is converted into glucose. C6H12O6 is the formula of glucose. And in this process, 6 moles of O2 is released, oxygen is released. That's why it is said that plants convert carbon dioxide to oxygen. वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना. And we should plant more and more trees to balance the maintain the balance of the oxygen in the atmosphere. So 3 points are involved in the photosynthesis. Number 1 is absorption of light energy by chlorophyll. As I've already told that chlorophyll is a pigment present in chloroplast of the green plants. Second is conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. अब जो लाइट एनर्जी वो ले रहे हैं उसको कन्वर्ट करते हैं किस में? केमिकल एनर्जी में. और यहाँ पे जो वाटर इन्होंने लिया है थ्रू देयर रूट्स बाय ग्राउंड, वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है H2 प्लस O2 में. अब ये O2 तो सीधे सीधे निकल जाता है और ये H2 मॉलिक्यूल, दिस हाइड्रोजन गेट्स अटैच टू CO2 एंड रिडक्शन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस. यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में आपको लिखा दिख रहा होगा, ये जो हाइड्रोजन होता है ये जाके जुड़ता है CO2 मॉलिक्यूल से और उसका रिडक्शन कराता है. अब ये सेकंड डायलॉग बॉक्स में आपको दिख रहा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है. आपने केमिस्ट्री के पोर्शन में पढ़ा भी होगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस. ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है. वाइल इन रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल टूटा है H2 प्लस O2 में, O2 एज सच निकल गया एयर में और ये टूटा हुआ H2 मॉलिक्यूल जुड़ रहा है CO2 में. अब हमने पहले ही बताया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो CO2 का रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज में. दैट्स वाई हेयर इट इज़ रिटन दैट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस. नाउ what are stomata and guard cells? I have told that exchange of gases या intake of CO2 takes place through stomata.
और सिर्फ CO2 ही नहीं, एक्सचेंज ऑफ मैनी अदर गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो और भी CO2 के अलावा भी और सारी गैसेस लेते हैं। लेकिन इस एक्सचेंज में CO2 के इनटेक में या और भी गैसेस के इनटेक में ऐसा ना हो कि वाटर का ज़्यादा लॉस हो जाए। दैट्स वाई स्टोमेटा आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को। कैसे? जब वाटर आता है गार्ड सेल्स में तो गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, वाटर का लॉस हो जाता है उनमें से। बट एज द लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेज, जैसे ही वाटर ख़त्म हो जाता है गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं टू प्रिवेंट एक्सेस ऑफ वाटर लॉस थ्रू दैम। Now, what is heterotropic nutrition? I have already told you that in this type of nutrition, organism cannot prepare its own food and is dependent on other organisms or plants. ऐसे जो न्यूट्रिशन होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, लाइक ह्यूमन बीइंग्स। अब इसमें एक अमीबा है, अमीबा भी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है फूड के लिए। और फिर आगे आपको ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। अब अमीबा आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, अमीबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी कहीं से भी फूड एब्जॉर्ब कर सकती है, कहीं से भी फूड ले सकती है। जब हम लोग मल्टी सेलुलर की तरफ बढ़ते हैं, जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है एनिमल्स की, तब जाके एक पर्टिकुलर अलग अलग ऑर्गन्स डिसाइड किए जाते हैं कि नहीं ये ऑर्गन ये फंक्शन करेगा, ये दूसरा ऑर्गन दूसरा फंक्शन करेगा। लेकिन सिंगल सेल में ऐसा नहीं होता, पूरी बॉडी में कहीं से भी फूड ले सकते हैं। अब अमीबा कैसे फूड लेता है आपको दिख रहा होगा सेकंड और थर्ड पिक्चर में। सेकंड पिक्चर में ये जो प्रोजेक्शन निकले हुए हैं फिंगर लाइक, उनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। जब कोई भी फूड पार्टिकल आता है अमीबा के पास, जैसे कि फर्स्ट फिगर में आ रहा है, तो सेकंड फिगर में आपको जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्शंस निकलते हैं, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, स्यूडोपोडिया। फिर एक फूड वैक्यूल क्रिएट होता है। एक वैक्यूल क्रिएट होता है जिसमें वो फूड पार्टिकल ट्रैप हो जाता है और वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी वो क्या होती है, वो क्लोज कर लेती है खुद को बाहर से और जो फूड पार्टिकल है वो अंदर ट्रैप होकर रह जाता है। धीरे से वो बाहर की ओपनिंग बंद हो जाती है, बाहर से जो कवरिंग होती है वो कवर हो जाता है और फूड वैक्यूल अंदर आ जाता है। इस तरह से जो अमीबा होता है वो अपना फूड ले लेता है। नाउ कमिंग टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं वो टूटता है सिंपल मॉलिक्यूल में और एब्जॉर्ब होता है सेल से। फूड क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, लेकिन वो एनर्जी बाद में जाके रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सेल उस एनर्जी फूड पार्टिकल को यूटिलाइज करते हैं ATP के फॉर्म में एनर्जी बनाने में। लेकिन अभी डाइजेशन में क्या हो रहा है, डाइजेशन में खाली जो फूड है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है फूड के, वो टूट रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में और वो आगे चल के अभी आप पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो विलाई होंगे उनके थ्रू एब्जॉर्ब करके ब्लड के सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। दिस प्रोसेस इज डाइजेशन। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी इज आवर माउथ। फिर आपको ये दो मार्किंग दिख रही हैं सलाइवरी ग्लैंड की। हमारे मुंह में ही सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से सलाइवा सिक्रीट होता है या और भी जो एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होते हैं। फिर आता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स इज एन ऑर्गन which prevent the food entering the windpipe or respiratory tract.
फिर ये जो एक बड़ी सी पाइप आपको दिख रही है, दिस इज़ ईसोफेगस। ईसोफेगस से जो फूड है वो हमारा अंदर की तरफ जाता है, नीचे जाता है, एंड देन इट कम्स टू स्टमक। स्टमक आप सभी को पता होगा, स्टमक पे फूड डाइजेस्ट होता है। फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लंबी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखने में पतली होती है लेकिन वो कॉइल्ड इतनी ज़्यादा होती बहुत बड़ी है, पतली पतली, वो अंदर अंदर कॉइल्ड होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी तो होती है लेकिन लेंथ उसकी ज़्यादा नहीं होती है। आफ्टर दैट फूड कम्स टू रेक्टम and is excreted out through anus. So first of all हम क्या करते हैं, when we take food it is chewed in the buccal cavity. हम buccal cavity में उसको chew करते हैं, चबाते हैं through our teeth, and food is wetted and made soft. अब हम कोई भी खाना देखते हैं, हमने पहले बताया सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे जो माउथ में, तो जब हम कभी कभी होता है बहुत अच्छा खाना देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है या सलाइवा आ जाता है, तो ये सलाइवा कैसे सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। तो उन्हीं सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट हुआ है उससे हमारा फूड वेट होता है और सॉफ्ट किया जाता है। वो सलाइवा जब मिक्स होता है तो हमारा फूड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सलाइवा एंड अमाइलेज इज सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस। और जो थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो सलाइवरी अमाइलेज हमारे माउथ में ही स्टार्ट कर देता है। देन फूड इज सॉलोड बाय द टंग। अब हम फूड जो है वो सॉलो कैसे करते हैं, हमारी टंग के थ्रू, एंड इट कम्स टू ईसोफेगस। जब हम सॉलो कर रहे हैं इसी जगह जो फेरिंग्स होता है ये प्रिवेंट करता है हमारे फूड को कि वो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए। कई बार होता है हमको छींक आती है, कुछ आता है तो हमारा फूड पार्टिकल फंस जाता है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में और हमें खांसी आने लगती है या उलझन होने लगती है। तो ये फूड कैसे प्रिवेंट होता है, फेरिंग्स की वजह से ये फूड प्रिवेंट किया जाता है ताकि वो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ना घुसे। अब टंग से हमने सॉलो करा और फूड गया कहाँ, ईसोफेगस में। अब कोई मोटर तो लगी नहीं है कि फूड ईसोफेगस में गया और सीधे नीचे चलता चला जाएगा। तो जो फूड होता है वो कैसे नीचे भेजा जाता है, थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आपको डायलॉग बॉक्स में दिख रहा होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स विच पुशेज इंजेस्टेड फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या होता है, जो ईसोफेगस की मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है और धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से वो फूड नीचे की तरफ पुश किया जाता है। नाउ फूड एंटर्स द स्टमक एंड मिक्सड बाय मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक। अब जो स्टमक है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो मस्कुलर होती हैं, मसल्स की बनी हुई होती हैं। वो क्या करती हैं, फूड को अच्छे से मिक्स करती हैं और यहीं पे स्टमक में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो स्टमक की ही वॉल में जो सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। अब पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेस्ट करना। पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड और इस पेप्सिन को एक्ट करने के लिए चाहिए होता है एसिडिक मीडियम। वो एसिडिक मीडियम इसको कहाँ से मिलता है, HCl से। अब जो ग्लैंड है वो HCl भी सिक्रीट कर रही हैं और HCl होता है एसिड। एसिड का pH कितना होता है, 7 से कम। तो जो HCl है वो ऐसा मीडियम बनाता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो हेल्प करता है पेप्सिन को एक्ट करने के लिए और प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए। यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा, HCl प्रमोट्स एक्शन ऑफ पेप्सिन बाय क्रिएटिंग एसिडिक मीडियम एंड डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड। पेप्सिन जो है वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड थर्ड वन म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, इस HCl के निकलने की वजह से जो हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना आ जाए। इतना ज़्यादा एसिड जब निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हार्म भी तो कर सकता है, जो इंटरनल स्टमक है उसको हार्म भी तो कर सकता है। तो उसमें कोई हार्म ना हो इसलिए म्यूकस सिक्रीट होता है। वो क्या करता है, जो
अंदर की जो लाइन होती है स्टमक के, जो इनर वॉल्स होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है एसिड के एक्शन से। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। नाउ food is transferred from stomach to small intestine. Where our food reaches? It reaches to small intestine. लेकिन ये जो food stomach से small intestine में जा रहा है, ये एक साथ नहीं जाता है, ये small portions में जाता है। और ये कौन रेगुलेट करता है? स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स रेगुलेट करती हैं कि जो हमारा सारा का सारा फूड है वो एकदम से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, वो पोर्शंस में जाए। So, exit of food from stomach is regulated by sphincter muscle. ये कौन रेगुलेट करता है? स्फिंक्टर मसल। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का डाइजेशन होता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ऊपर थोड़ा हो चुका है माउथ में, प्रोटीन का डाइजेशन थोड़ा हो चुका है स्टमक में, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ये बचा हुआ है, और फैट पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो इन सब का डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस। लीवर और पैनक्रियास से कुछ सिक्रीशंस निकलेंगे, कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, वो हेल्प करेंगे इन द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब जो फैट है उसके बहुत ही लार्ज ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब एंजाइम उन पे एक्ट करता है तो एंजाइम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतने बड़े ग्लोब्यूल्स पे एक्ट करना। तो जो बाइल सॉल्ट्स निकल रहे हैं लीवर से क्या निकल रहे हैं? बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स का क्या काम होता है? वो ब्रेक करते हैं उन फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, सो दैट एंजाइम कैन एक्ट ऑन दोज मॉलिक्यूल्स इजीली। ओके, अब बाइल जूस ने क्या करा? फैट को तोड़ा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। और जो पैनक्रियास से निकल रहे हैं पैनक्रियाटिक जूसेस, उनमें दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन डाइजेस्ट करना। ऊपर पेप्सिन कर रहा था, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन कर रहा है। और लाइपेज का क्या काम होता है? ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। लाइपेज भी जो फैट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है। और कुछ ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की भी इनर वॉल में प्रेजेंट होती हैं, जो कि इंटेस्टाइनल जूसेस निकालती हैं, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती हैं। और ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन करते हैं। किसका ब्रेक डाउन करते हैं? प्रोटीन को तोड़ते हैं अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं ग्लूकोज में, और फैट को तोड़ते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और ये जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें प्रेजेंट होती हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो आपको डायग्राम में दिख रही होंगी पिक्चर में। ये जो इनर लाइनिंग है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको बोलते हैं विलाई। ये क्या करती हैं? जो फूड में जितना भी बेनिफिशियल मटेरियल है, जितना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद मटेरियल है, वो सारा मटेरियल फूड में से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अच्छा मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इन विलाई में क्या होता है? ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। दीज विलाई आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। और जैसे ही ये विलाई जो है ये मटेरियल को एब्जॉर्ब करती हैं, जितना भी बेनिफिशियल मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, फिर वो बेनिफिशियल मटेरियल इन ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सेल्स में पहुंचता है, जहाँ की हमने जो पहले बताया कि फिर वो सेल में एनर्जी बनती है, जो रेस्पिरेशन में आप पढ़ेंगे। लेकिन इन ब्लड वेसल्स के थ्रू जो एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है, जो बेनिफिशियल मटेरियल है, वो पहुंचता है हमारे सेल्स में, वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। जो सेल्स हैं हमारे, वो फिर इस फूड मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़, नए टिश्यूज़ बनाने के लिए, या फिर जो पुराने हमारे टिश्यूज़ में डैमेज है उसको प्रिवेंट करने के लिए। देन आवर फूड विल रीच टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन तो हुआ,
लेकिन थोड़ा बहुत जो रह गया है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं एब्जॉर्ब कर पाई है, फिर वो चीज़ एब्जॉर्ब होगी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे विलाई होते हैं सेम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह, और वहाँ पे जो बेनिफिशियल मटेरियल है उसके साथ साथ वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद जो भी वेस्ट है वो एनस के थ्रू हमारा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और वो भी एक साथ नहीं एक्सक्रीट होता है, वो भी पोर्शंस में एक्सक्रीट होता है। और ये एक्सक्रीशन कौन रेगुलेट करता है? फिर से एनल स्फिंक्टर रेगुलेट करता है। एक स्फिंक्टर मसल ऊपर थी जो कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए एग्जिट को रेगुलेट कर रही थी, फूड के एग्जिट को, और एक ये जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ पे स्फिंक्टर मसल है जो कि एनस से बाहर के लिए एक्सक्रीशन को रेगुलेट कर रही हैं। ओके, I hope that you must have liked the video and it would have given knowledge to you. So be connected, and in next video we will discuss about circulation. So stay connected, be safe, be at home.